हेलो एवरीवन। हम अपने मैथ्स के एमसीक्यू क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या किया था? दो चरों वाले जितने भी रैखिक समीकरण थे उनके हल कैसे निकालते हैं और उनसे रिलेटेड व्यापम के क्वेश्चंस आए थे, सीजीपीएससी के क्वेश्चंस आए थे, उनको हमने सॉल्व किया था, है ना। और कुछ क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए थे किसके, नए पैटर्न के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया था। ठीक है। तो आगे हम उसी क्रम में क्या कर रहे हैं, समीकरण कल भी पढ़ा था हमने, समीकरण के आगे भी क्वेश्चन करेंगे। इस बार हम वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके मूल निकालते हैं, कैसे उनकी प्रकृतियां फाइंड की जाती है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमको मिलता है ना, जिसमें हमको इक्वेशंस दिए हुए होते हैं और कुछ कंडीशंस दिए होते हैं। आप अभी का पैटर्न जान ही रहे हैं, भले ही ये पेपर पुराना है लेकिन आप अभी का पैटर्न भी जान रहे हैं कि दो तीन क्वेश्चंस को एक साथ दे दिया जा रहा है। व्यापम का पैटर्न है ना। पीएससी तो पहले भी देता था लेकिन व्यापम भी उसी तर्ज पर अब क्वेश्चन छांटने लगा है, तो हमको भी प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी पड़ेगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है, वर्ग समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वर्ग समीकरण के बारे में। तो वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। और साथ ही साथ इस पूरे का क्या होना चाहिए जी? ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये शर्त हमको दे दी जाती है। शर्त क्या है? एक ये मानक स्वरूप है वर्ग समीकरण का। ठीक है। अब इसको हल करने की कई विधियां होती हैं। हम मुख्यतः बात करेंगे दो तीन विधियों की, जैसे कि आलेखी विधि होती है। तो आलेखी विधि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, उसको हम नहीं करेंगे। हमको जल्दी क्वेश्चंस करने हैं तो हम फिलहाल यूज करेंगे किसका? सूत्र विधि का। सूत्र विधि, जिसको और किस नाम से जानते हैं? श्री धराचार्य विधि। और इस विधि में क्या निकालते हैं हम? एक्स का मूल निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, समीकरण का मूल निकालते हैं, है ना। इसको किस तरीके से निकाला जाता है? इस फॉर्मूले के जरिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे? समीकरण को हल करेंगे, वैल्यूज रखेंगे ए बी और सी की, और फिर एक्स के जो दो मूल होते हैं, जो दो वैल्यूज होती हैं जिनको हम मूल कहते हैं, वो हम ज्ञात कर लेंगे। इससे हमको दो वैल्यूज मिलेगी, एक को बोल देंगे अल्फा और एक को कह दिया जाएगा बीटा। ठीक है। दो मूल अल्फा और बीटा। ठीक। अब इसी में कुछ चीजें और देख लेते हैं हम, प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। ये जो अल्फा और बीटा है, इनकी प्रकृति कैसी होगी उनके बारे में देख लेते हैं, मूलों की प्रकृति। ठीक है। तो इस करने के अंदर में क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर, इसके अंदर में लिखा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा हुआ है। इस पूरे को मान लिया जाता है क्या? कैपिटल डी। और इस कैपिटल डी को क्या कहा जाता है जी? इस कैपिटल डी को कहा जाता है विभेदक या फिर विविक्तर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, विविक्तर। इंग्लिश में कहा जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। इन नामों से जाना जाता है, इसी की वजह से इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा? तीन कंडीशंस मिलेंगे हमको। एक तो डी पॉजिटिव दिया जाएगा, ग्रेटर देन जीरो का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव। जब ऐसा कंडीशन होगा तो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे होंगे। तो मूल इस कंडीशन में मूल
दो होते हैं, कैसे? वास्तविक होंगे, उनके गुण है ना ये, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ये याद रखिए। ठीक है, जो दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, डी अगर 0 हो जाए तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति अभी भी वास्तविक होगी और इनका जो मान होगा ना, वो इस बार हो जाएगा समान, एक समान होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल। ठीक है, अब इसी का तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। इसमें तीन कंडीशन है मेनली, डी लेस देन 0, है ना? लेस देन 0 का अर्थ क्या हो जाएगा? इसके जितने भी मूल होंगे वो अब वास्तविक नहीं रहेंगे। वास्तविक नहीं रहेंगे इसका क्या मतलब हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और दोनों जो मूल होंगे वो समान नहीं होंगे, दोनों के दोनों मूल जो है वो वास्तविक नहीं रहते हैं इस कंडीशन में। ठीक है ना? चलिए, वास्तविक यानी कि रियल। अब काल्पनिक कैसे आता है? जब करनी के अंदर -1 आ जाए, करनी के अंदर जब क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से, आयोटा कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? आयोटा। और यही जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। आयोटा की वजह से ही जो रियल नंबर है वो किस में बदल जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल जाता है। जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ा होगा उनको इसके बारे में पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो अभी इसको देख लीजिए, है ना? इसे क्या कहा जाता है? आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया जाता है। ये एक इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये सिर्फ माना गया है इसको। ठीक, चलिए, तो ये है आपके बेसिक्स आज की क्लास के लिए, और इसी का उपयोग करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए एक द्विघाती समीकरण का शून्य स्थित है, शून्य स्थित है यानी कि कौन सा मान रखे, कौन सा मूल रखे कि पूरा समीकरण किस में बदल जाए? शून्य में बदल जाए। तो चेक करते हैं। देखिए, फाइंड करने का कई तरीका है ना? हम मेनली फाइंड करेंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड से, और दूसरा सूत्र विधि से। इन दो चीजों का यूज करके हम फाइंड करेंगे। ठीक, मुझे पर्सनली गुणनखंड विधि थोड़ा ठीक लगता है कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें जल्दी बन जाता है ना? और क्योंकि सूत्र विधि में क्या करना पड़ता है? स्टेप बाय स्टेप एक एक कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन गुणनखंड विधि हर जगह काम नहीं आता, तो उस जगह पे हम सूत्र विधि को उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि से आसानी से बन सकता है, तो हम उसी को उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया गया है क्या? x² प्लस 7x प्लस 10। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है? बीच के जो पद होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अब इसको समीकरण बनाना है तो इक्वल टू 0 रख दे, शून्यक निकालना है ना उसका, तो 0 रख देते हैं। अब ये जो 7 है, मध्य पद है, इसको क्या किया जाएगा? इस विधि के तहत, गुणनखंड के तहत बीच से स्प्लिट किया जाएगा, बीच से उसको तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ेंगे? तो दो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जिसका गुणा करने से, यहाँ पर क्या है? x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर c की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। यानी कि हमारा जो मानक सूत्र रहता है ना, मानक समीकरण रहता है ये, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? a गुणित c लेंगे। ठीक है, दो ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा करने से वो a और c के गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखा है? 1, और c की जगह पे लिखा हुआ है 10। तो इन दोनों का गुणा करने से आ रहा है 10। अब मध्य पद में क्या लिखा है आपका? 7। मध्य पद जो दिया हुआ है वहां b के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 7। b इज इक्वल टू 7, यानी कि दो ऐसे संख्याएं लेनी है हमको जिनको जोड़ने से या तो फिर घटाने से हमको क्या प्राप्त होता हो? 7 प्राप्त होता हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको गुणा करने से 10 आ जाए और जोड़ने घटाने से आ जाए 7, है ना? तो हम चेक करते हैं
1 और 10 को लेने से 7 तो नहीं आएगा, तो इसको नहीं ले सकते। अब 1 को बढ़ा करके 2 ले लेते हैं। अब 2 के साथ किसका गुणा करें कि वो 10 बन जाए? तो 2 के साथ हम 5 का गुणा करते हैं तो वो 10 बन जाता है, और 2 के साथ अगर 5 को जोड़ देते हैं तो वो 7 बन जाता है। यानी कि हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कौन से हैं? 2 एंड 5। 2 और 5 है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, तो ये जो 7x है उसको हम 2 और 5 में बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x धन 5x धन 10 बराबर 0। ये मिल गया। ठीक है, अब जोड़ियां बना दीजिए। एक जोड़ी, दो जोड़ी बन गया। यहां से हम x को कॉमन निकाल देंगे। यहां बच जाएगा क्या? x प्लस 2 प्लस यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको, है ना? अब ये है आपका पहला पद, ये है आपका दूसरा पद। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। क्या कॉमन है इसमें? x प्लस 2 कॉमन है, उसी को बाहर निकाल दिए। बचा क्या? यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है कितना? h। ठीक, yes। अब इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग कर देते हैं। यानी यदि हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? माइनस। और यहीं पर यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिया जाए तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -5। यानी कि इस समीकरण के जो दो मूल हैं वो कौन कौन से हैं? -2 एंड -5। दो समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? -2 एंड -5, है ना? कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा गुणनखंड विधि से, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से किस समीकरण में x का मान ग्रेटर देन 6 है ना? x की कुछ वैल्यूज है, सारे समीकरण में दो दो वैल्यूज मिलेगी, है ना? तो किसके लिए x का मान ग्रेटर देन 6 है वो हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या करें हम? हमारे पास जो दो तीन विधियां है ना, उसी में से कुछ विधियों का यहाँ पे लगाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा लगा सकते हैं। मैं मान लेती हूँ इसमें मैं सूत्र विधि लगा देती हूँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं किससे? गुणनखंड से। ठीक है, तो समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, सूत्र को अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या करेंगे? इसको सर्व समीकरण से हल कर लेंगे। सर्व समीकरण से आराम से हल हो जाएगा, फिर गुणनखंड लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? चलो देखो, अगर इसको कंपेयर किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर आपको a बराबर क्या मिल जाएगा? 1, b बराबर कितना मिल जाएगा? -7, और c बराबर मिल जाएगा 12। यही मिलेगा। हमको क्या अप्लाई करना है इसमें? क्या अप्लाई करना है इसमें? सूत्र विधि अप्लाई करना है। तो सूत्र विधि अप्लाई करने के लिए क्या करें हम? लगा देते हैं यहाँ पर सूत्र विधि। वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac पूरे का बटे, यही होता है। बस इसी को लगा दीजिए। लगाते हैं, क्या क्या आएगा? x इज इक्वल टू -b की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस पहले से है, और b की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? माइनस पहले से था, b की जगह पे आ जाएगा -7। आ गया। फिर आगे ये प्लस माइनस साइन वैसी का वैसी रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे क्या रख देंगे? 1, और सी की जगह पे रख देंगे 12। ठीक, पूरे का बटे 2 इंटू 1। एक्स बराबर, हल कर लेते हैं इसको। ये माइनस और माइनस मिलके +7 बन जाएंगे। ये प्लस माइनस हो गया। ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। और 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 2। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हल करें तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √1 आ जाएगा अपॉन 2। √1 को हम क्या लिख सकते हैं? +-1/2। ठीक है, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस और माइनस को अब अलग कर लेते हैं। जब हम इस x की दो वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर, ठीक, प्लस लेकर के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7 प्लस
1/2 यानी कि 8/2 यानी कि कितना 4। ठीक है, हम नीचे आए 7 - 1/2 माइनस लेकर के बनाएंगे तो 6/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3। तो दो मूल जो आए हैं हमारे वो कौन कौन से हैं 4 और 3। ठीक है 4 और 3। तो जो हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है इसके जो दो मूल है वो दो मूल कौन कौन से मिले हैं हमको 3 मिला है और 4 मिला है। क्या ये जो 3 और 4 है वो 6 से ग्रेटर देन है? नहीं है, छोटा है ना, लेस देन 6 है। इसलिए ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट है। चलो अब अगले पे आते हैं। अगला वाला क्या दिया हुआ है हमारा, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम किससे बनाएंगे गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। चलिए गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, मध्य भाग को मिड टर्म को क्या करते हैं दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, तो गुणा करने से क्या आना चाहिए 1 × 64 यानी 64 आना चाहिए गुणा करने से। और b का मान कितना है यहाँ पर ऋण 16 दिया हुआ है। ठीक है, यानी जोड़ने और घटाने से, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए -16 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं। 8 × 8 = 64 होता है, 8 और 8 को जोड़ देने से कितना आता है 16 आता है, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर हम 8 और 8 लें तो ये कितना हो जाएगा गुणा करने से 64। 8 और 8 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन हमारे पास यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है किसका, माइनस का, -16 दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए -16 आना चाहिए। तो इसमें क्या ले लेंगे माइनस और माइनस। ठीक है, ये वाला भी माइनस और माइनस का ऐसे इस तरीके से गुणा हो जाएगा, -8 -8 -16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा -8 एंड -8, ये दो नंबर लेने पड़ेंगे। सेम सेम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो बांट रहे हैं वो अलग अलग हो। अब ये जो माइनस साइन कैसे लेते हैं, कैसे गुणा करते हैं उसका, वो सब के बारे में आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है। अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो आप ऐप पर जा करके थ्योरी क्लासेस परचेज कर सकते हैं, वहां कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हमारा x²। अब -16 को हमने चेंज किया किसमें -8x और -8x भी। लास्ट में क्या दिया है 64 = 0। अब जोड़ियां बना दीजिए, ये दो की जोड़ियां बन गई। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा x कॉमन निकल गया, बचा क्या x - 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा 8, और क्या बचेगा x - 8 = 0। अब इस पद में और इस पद में, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या दिख रहा है हमको x - 8 कॉमन दिख रहा है, और बचा क्या, तो x - 8 ही बचा है। दोनों सेम नंबर था ना, तो लगभग सेम चीजें ही आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग कर दीजिए, तो x - 8 = 0 एक, और दूसरा वाला भी x - 8 = 0। यहां से हल करेंगे तो x = मिल जाएगा 8, और यहां से भी हल करेंगे तो x = मिल जाएगा 8। यानी कि जो दो मूल है वो कैसे हैं हमारे 8 और 8 समान है, समान भी है वास्तविक भी है ना। तो इसका जो मूल मिला है हमको वो कितना मिला है 8 और 8। अब चेक कीजिए क्या ये 8 और 8 जो मूल मिले हैं हमको वो 6 से बड़े हैं, ऑब्वियसली दिख रहा है ना। 8 और 8 जो है वो 6 से बड़े हैं, यानी कि ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक आंसर ये हो जाएगा। अभी तीसरा वाला बचा हुआ है, तीसरे वाले को चेक करते हैं। ठीक है, आपको अभी ये लेंदी लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये लेंदी नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी प्रश्न बना सकेंगे, है ना। अभी समझाते हुए बनाना पड़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है थोड़ा सा लेट लग रहा है। चलिए ये क्या दिया आपको x² - 25 दिया है, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं सर्व समीकरण हमने पढ़ा है a² - b² = a इंटू a+b, ये फॉर्मूला होता है ना। इसको उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो गुणनखंड विधि में आ जाएगा वो। x² - 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग = 0, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 5
और x प्लस 5 ये फॉर्मूला लगा देंगे तब हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5, यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इस वाले जो समीकरण दिए हुए हैं, हमको दिया हुआ है, इस समीकरण का जो मूल आया है वो कितना आया है, -5 और 5 आया है। क्या -5 या फिर 5 दोनों में से कोई एक मूल आपका 6 से बड़ा है, नहीं है ना, इट इज लेस देन 6। इसलिए जो स है वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल ब। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि कहां पर दिया हुआ है केवल ब। इसमें तो अ दिया है, इसमें केवल ब दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ब या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आई होप तीनों विधि भी समझ में आई होगी किस प्रकार से हम निकालते हैं, है ना। अब जैसे हमने विधियों की बात की, तो विधि के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया गया है थ्योरी क्लास में। चिन्हों के बारे में, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है चिन्ह लगाना, है ना। गुणा कैसे करेंगे, चिन्हों का गुणा कैसे होता है, वो सब सारी चीजें आपको थ्योरी क्लासेस में प्रोवाइड की गई है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जाके, इस ऐप पे जा करके शिक्षक मैथ्स के लिए, है ना, वर्ग 2 के शिक्षक मैथ्स के लिए आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैथ्स नहीं है, मैथ्स के अलावा जितनी भी और चीजें थी जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, सीडीपी हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपने क्वेरीज का सोल्यूशन जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, सेम बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, वही चीजें हैं। आप क्या कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए और क्या कर सकते हैं, इसी को 2-3 मेथड से आप अप्लाई करेंगे। गुणनखंड भी इसी में अप्लाई कीजिए, सूत्र विधि भी अप्लाई कीजिए, इसमें भी गुणनखंड अप्लाई कीजिए, सूत्र विधि अप्लाई कीजिए, इसमें भी कीजिए। ठीक है ना, सर्व समीका है लेकिन इसमें आप सूत्र विधि को अप्लाई कर सकते हैं, गुणनखंड विधि वहां पे नहीं लगेगी तो वहां पे अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपका तीनों विधि का, दोनों तीनों विधियों का प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, घर पे करेंगे। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। के बोल रहा है कि मूल समान है, मूल समान है। मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। अगर d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0 हो और d लेस देन 0 हो, तब की कंडीशन में क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है, ग्रेटर देन 0 रहता है तो मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, असमान होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, मूल समान होते हैं, और इसमें तो ये काल्पनिक होता है, वास्तविक ही नहीं होता, तो इसको तो गणना ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, है ना। हमको क्या दिया हुआ है, समान दिया है, यानी कि d इज इक्वल टू 0 वाला केस हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे थोड़ा सा लेट लग जाएगा, इससे जल्दी हो जाता है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू 0, d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, b इज इक्वल टू दिया है k, और c इज इक्वल टू दिया है कितना, 16। ये तीनों चीजें दी है, तीनों चीजें हम अप्लाई कर देते हैं। चलिए, ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, और सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, तो के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 इज इक्वल टू 0। के, अब जैसे सर्व समीकरण को हल किया था ना हमने, उसी तरीके से इसको भी हल कर लीजिए। ये के स्क्वायर का के स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 का वर्ग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दीजिए, के माइनस 8 और के प्लस 8, किसका फॉर्मूला लगाए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये होता है ना, उसी को अप्लाई कर दिया हमने। और ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0,
x नहीं k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। प्लस में भी है और माइनस भी है, तो हम k का पूरा मान कैसे लिख सकते हैं, +-8 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी, +-8। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए अब इसी से मूलों की प्रकृति से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये हमको समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे a इज इक्वल टू, मूलों की प्रकृति है तो b² - 4ac लगाना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1, b इज इक्वल टू लिख लेते हैं -6, और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। ये दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति जाननी है ना। तो मूलों की प्रकृति में हमको d का मान निकालना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे d इज इक्वल टू b² - 4ac। चलिए इसका मान रख दीजिए, b का मान कितना दिया है, -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान दिया है a, और c का मान दिया है 9। ये क्या हो जाएगा आपका, 6 छक्का 36, और 9 चौक भी कितना होता है, 36, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। और डी की वैल्यू जब 0 आती है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं, दोनों मूल एक समान होते हैं। कहाँ दिया है आपका भिन्न वास्तविक मूल, समान वास्तविक मूल, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समान वास्तविक मूल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए, अगर जिनका पहले से ये टॉपिक क्लियर है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इसमें क्या, कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, d इज लेस देन 0 होगा, होगा, d इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या d लेस देन 0 है। कथन दिया हुआ है ना, कथन और कारण के रूप में है, व्यापम का फेवरेट आजकल बन गया है कथन कारण सीक्वेंस से जमाना, नोटों में प्रश्न 4-5 क्वेश्चन एक ही में भर दो, बनाते रहो 1 घंटे तक उसी को, है ना, ऐसे टाइप के प्रश्न आजकल पूछ रहा है। चलो तो d का मान हम निकाल लेते हैं, क्या, b² - 4ac होता है, t बराबर हमारा हो जाएगा, b का मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 गुणित a का मान कितना दिया है a, और c का मान कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख लेते हैं यहाँ पर। कितना आ जाएगा d का मान, ये तो 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पे 5 चौक हो गया 20, तो d का मान आपका कितना आ गया, -4। क्या ये 0 से छोटा है, हाँ 0 से छोटा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, यानी कि ये सही बात है कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि हमारा जो कथन है वो तो सही है। ठीक, कारण क्या दे रहा है इसका, इस समीकरण के लिए d इज लेस देन 0, यानी कि d का मान नेगेटिव है, और वही रीजन हमने यहाँ पे भी निकाला है, यानी कि ये रीजन भी क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, और व्याख्या भी करता है, इसी वजह से तो वास्तविक मूल नहीं है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपको, दोनों सत्य है और व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण kx² इसका क्या बोल रहा है, मूल वास्तविक एवं समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए बोला है हमको, वास्तविक है और समान है बोला है, इसका क्या मतलब हुआ, d इज इक्वल टू 0 होगा, d इज इक्वल टू 0 यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। b का मान कितना है यहाँ पर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना है, a का मान है k आपका, और c का मान कितना दिया है 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। k का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 36 -4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर हम पक्षांतर करें तो 4k इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू 4 या 36, k का मान कितना आ गया 9। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से मूलों की प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मूलों के योगफल और गुणनफल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वो अगले में करेंगे। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।